Hello, students. So far we have discussed the tools and instruments of monetary policy, and we have seen conventional and non-conventional. What is the difference between these two? And in last lecture, we have covered the direct conventional tools, CRR and SLR. Now, in this lecture, we are going on the conventional indirect tools of monetary policy. Okay, these tools affect the monetary policy not in the direct way, but indirectly. It regulates the money supply, and in similar way it regulates inflation. So in this lecture we will discuss repo rate, we will discuss reverse repo rate, okay, and then SDF, bank rate, MSF, and open market operations. ठीक है, I think this would be completed. I will try to complete this indirect conventional tools in this lecture. Okay, so here is the first thing that we are going to discuss in इनडायरेक्ट टूल्स. ठीक है, सो पहला जो हमारे पास टूल है उसको कहते हैं रेपो रेट. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट टूल. ये वो इंस्ट्रूमेंट है या ये वो कंसेप्ट है जिससे सारी मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन होती है, या इस रेट को बेस बना के बाकी जो रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, एमएसएस है, या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके रेट्स डिसाइड किए जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेट. ठीक है, एंड व्हाट is repo rate? Repo rate is the rate at which RBI lends to the banks. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जब मैंने CRR डिस्कस किया था, CRR परसेंटेज है किसका, ऑफ NDTL. ये मैंने समझा दिया है, जो बैंक्स रखते हैं किसके पास, RBI के पास. ठीक है, और ये किस में होता है, कैश में होता है. यहाँ पे ना तो ये कोई लोन है, ठीक है, ना ये कोई लोन है, और ना ये कुछ और है. ये एक सिक्योरिटी है जो एक बैंक मेंटेन करता है किसके पास, आरबीआई के पास. लेकिन रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है जिस पे आरबीआई लैंड करता है बैंक्स को मनी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैंक है, समझिए एसबीआई, और यहाँ पे आरबीआई है. सो अगर एसबीआई आरबीआई से मनी मांगता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई एसबीआई को पैसे देगा, उसी को कहा जाता है रेपो रेट. ठीक है, इट इज़ द प्राइस एट विच इट इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. ठीक है, अब जैसे ही आरबीआई से कहाँ पैसा जाता है, बैंक्स के पास, इसका मतलब इंजेक्ट होती है क्या, लिक्विडिटी. ठीक है, कैसे लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, क्योंकि हम इकॉनमी में पैसे डाल रहे हैं, मनी इंजेक्ट कर रहे हैं. तो जैसे ही मनी इंजेक्ट करेंगे, लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है. ठीक है, सो इट इज़ अ प्राइस. व्हाट इज़ द प्राइस, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी को प्राइस कहा गया है, एट विच इट इंजेक्ट्स liquidity into the economy. So repo rate is the rate at which RBI lends to the banks. बैंक्स को लोन किस रेट पे मिलेगा, उस चीज़ को कहते हैं रेपो रेट. अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे है, अब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को लैंड करेगा मनी, तो अगर ये फॉर एग्जांपल 2% है, तो बैंक्स जो आगे लोन देंगे टू इंडिविजुअल्स, ये 2% से ज़्यादा ही होगा. ठीक है, 2% से ज़्यादा होगा, इसका मतलब जितना ये रेट होगा उससे ज़्यादा इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा. इंडिविजुअल को ज़्यादा क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 2% से ज़्यादा है वो प्रॉफिट रहेगा बैंक का, और जो 2% है वो इसको वापस देना है आरबीआई को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है,
बैंक्स का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोन देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन कम होती है। ये रिलेशन है रेपो रेट का विथ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। ठीक है। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ा तो इंडिविजुअल जो लोन लेना चाहते थे वो लोन कम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे ही वो लोन कम लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई या मनी कितना घूमेगा वो कम घूमेगा। जैसे ही मनी कम घूमेगा, इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम होगी। दिस इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ रेपो रेट। This is the theory and this is the economics or working or relation between repo rate and money supply and inflation. Now, second indirect tool is that we know as reverse repo rate. ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? अब आप समझिए, रेपो रेट का रिवर्स ये वो रेट है जहाँ पे सेंट्रल बैंक बोरो करता है मनी कमर्शियल बैंक्स पे व्हेन देयर इज एक्सेसिव लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब समझिए कि लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है। लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। जैसे ही प्राइसेस बढ़ते रहते हैं तो आरबीआई चाहता है कि मैं पैसे को खींचूं ताकि पैसे की स्केर्सिटी हो और प्राइसेस नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है? बैंक से पैसा वापस मांगता है एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जैसे ही बैंक्स लोन आरबीआई को देने लगेंगे, इंडिविजुअल्स लोन नहीं अवेल कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा किसके पास गया? आरबीआई के पास गया। अब जैसे इंडिविजुअल्स लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोन नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? मनी सप्लाई फिर से मार्केट में कम होगी। मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कम होगा। ठीक है। इट इज़ अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए देखिए अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इफेक्ट जो है वो सेम होता है। ठीक है। कैसे? आप देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ते हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक बढ़े तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो मनी सप्लाई कम होती है। मनी सप्लाई जैसी ही कम होगी, मार्केट में पैसा कम घूमेगा, तो परचेजिंग पावर इंडिविजुअल्स का ख़त्म होगा या कम होगा। जैसे ही ये होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। जैसे ही डिमांड कम होगी, प्राइसेस अपने आप कम होंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो रेट एट विच सेंट्रल बैंक, यहाँ पे सेंट्रल बैंक लेता है कमर्शियल बैंक से, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक लेता है आरबीआई से। ठीक है। इसीलिए ये रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स में क्या होता है? जहाँ पे कमर्शियल बैंक होता है वहाँ पे आरबीआई आ जाती है, और जहाँ पे आरबीआई है वहाँ पे कमर्शियल बैंक आ जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। यहाँ तक ठीक है। दोनों का रिलेशन आपको समझ में आ गया कैसे होता है, कि दोनों कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन पे और मनी सप्लाई पे दोनों कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं फ्रॉम आरबीआई विदाउट एनी कोलेट्रल। ठीक है। यहाँ पे आरबीआई को, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देता है तो उसको कुछ चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती। ठीक है। विदाउट एनी कोलेट्रल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई लोन देगा किसको? कमर्शियल बैंक्स को। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं, रेपो रेट भी तो यही कहता था, आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। यहाँ पे भी बैंक लेता है लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई से। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? तो इतना ही फ़र्क है कि रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है लॉन्ग टर्म लोन्स विदाउट एनी कोलेट्रल। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, समराइज में कर देता हूँ इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स का। रेपो रेट वो रेट है, आराम से समझिएगा, रेपो रेट
वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट है जहाँ पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है। और जैसे ही आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है, वो इंजेक्ट करती है लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी। ठीक है। अब अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा, बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब जैसे ही रिवर्स रेपो रेट पे आते हैं, ये रिवर्स है रेपो रेट का, जहाँ पे सेंट्रल बैंक बोरो करता है कमर्शियल बैंक से जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी हो, जब पैसा ज़्यादा हो किसमें, मार्केट में, तब पैसे को खींचने के लिए वापस आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है एक तरह का, ताकि मार्केट में लोन और ज़्यादा ना मिले। ठीक है। और उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, मनी सप्लाई कम होती है, परचेजिंग पावर कम होता है और एट द एंड प्राइसेस कम होके फिर से हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाते हैं। बैंक रेट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, जहाँ पे बैंक्स लेते हैं लोन आरबीआई से विदाउट एनी कोलेट्रल। सो डिफरेंस क्या होता है रेपो रेट और बैंक रेट में, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ओके, आई थिंक ये तीन आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो प्लीज़ आप फिर से इस मैकेनिज़्म को देखिए, एक दो बार रिवाइज कीजिए। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे। ठीक है। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, ये सिमिलर है एज टू रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज इन्वॉल्व, विच मीन्स आरबीआई कैन एब्जॉर्ब एज मच लिक्विडिटी एज इट वांट्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एसडीएफ में कमर्शियल बैंक क्या करता है, इसके पास डिपॉजिट होते हैं एक्सेस फंड्स। अब एक्सेस फंड्स होते हैं तो वो किसके पास रखता है, ये आरबीआई के पास रखता है। लेकिन एसडीएफ में क्या होता है, ये ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, सिर्फ एक रात के लिए आप आरबीआई के पास रख सकते हैं और वो रिट्रीव होते हैं द फॉलोइंग डे अपने आप ही। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इन्वॉल्व ना करते हुए आरबीआई एब्जॉर्ब करती है लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। अब जैसे ही कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ओवरनाइटली कंटिन्यूसली रखता है पैसा, तो फिर से वो लोन मार्केट में नहीं दे पाता। जैसे ही वो, क्योंकि पैसा आरबीआई के पास रखा है। ठीक है। यहाँ पे समझिए, अगर एक बैंक के पास 100 रुपीज़ लोन देने के लिए है, वो इस 100 रुपीज़ में से 90 आरबीआई के पास रखता है, 10 लोन के लिए दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 10 रुपये लोन देने के लिए ये 10 रुपये कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इन 90 रुपीज़ का कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी लिक्विडिटी। लेकिन अगर हम सोचें कि आरबीआई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये 100 रुपीज़ कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मार्केट में जाएगा और इस 100 रुपीज़ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इन्वॉल्व ना करते हुए आरबीआई एब्जॉर्ब करती है लिक्विडिटी, और जितना वो चाहे। अगर इसके पास, एक बैंक के पास 100 रुपीज़ है, सो वो 100 ही रुपीज़ रखे आरबीआई के पास, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज मच लिक्विडिटी ये चाहे आरबीआई अपने पास रख सकती है। ठीक है। फ़र्क क्या है, ये ओवरनाइट फैसिलिटी है और फंड्स जो है वो रिट्रीव हो जाते हैं ऑन द फॉलोइंग डे। ओके। इसी तरह इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फिर से एक ओवरनाइट फैसिलिटी है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2011 में। किसने की थी, आरबीआई ने। जिसमें बैंक्स क्या है, वो फंड्स ले सकते हैं फ्रॉम आरबीआई अप टू 1% ऑफ देयर एनडीटीएल। फिर से एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, मैंने आपको समझा रखा है, यानी पब्लिक लाइबिलिटीज़ कितनी है इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कैसे,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करना है, लेकिन यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज नहीं करनी पड़ती, लेकिन एमएसएफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। और फंड्स कितने वो ले सकते हैं? अप टू 1% ऑफ NDTL। ठीक है, फिर से ये ओवरनाइट फैसिलिटी है जैसे SDF है। अब जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये हमेशा ज़्यादा होती है रेपो रेट से। ठीक है, अगर रेपो रेट 5% है तो MSF हमेशा 5% प्लस कुछ होगा। ठीक है, हमेशा मैंने कहा ना, रेपो रेट एक बेस मार्क होता है जिससे बाकी रेट्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कैन टेक, यहाँ पे कोई भी बैंक RBI से क्या 1% जो उनका NDTL है उतना फंड्स ले सकती है रात के लिए इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 2011 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये दोनों क्या है, ओवरनाइट फैसिलिटी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। इसमें लिमिट कोई नहीं है, जितना चाहे RBI एब्जॉर्ब कर सकती है। यहाँ पर लिमिट है 1% ऑफ NDTL। ओके, सो इसकी वजह से भी मनी सप्लाई पे असर पड़ता है। ठीक है, सो अब आते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। ठीक है, जब बैंक रेट, MSF या LAF जब कुछ नहीं चलता, इनडायरेक्ट टूल्स लगभग सारे बेकार चले जाते हैं, तब RBI यूज़ करती है OMOs का। ठीक है, बैंक रेट को इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि इससे मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, नहीं हुई। तो उन्होंने RBI ने सोचा MSF पे जाते हैं, इससे भी कंट्रोल नहीं हुई। LAF पे जाते हैं, इससे भी कंट्रोल नहीं हुई। जब कुछ नहीं चलता तब RBI आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। ठीक है, यहाँ पे RBI क्या करती है, बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट डायरेक्टली। ठीक है, ओपन मार्केट में क्या करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये जो खरीदता कौन है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कौन करता है? सो मेन बायर्स कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्यों होते हैं, क्यों कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं? तो याद कीजिए SLR का टॉपिक। SLR से वो मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वो मेंटेन करते हैं SLR। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अगर ये SLR वो कैश में रखे तो इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, और कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, इंटरेस्ट अर्न करती है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे हम देखें, दो तरीके की हो सकती है, बिल हो सकती है या बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, बिल लेस देन 1 ईयर के लिए और बॉन्ड मोर देन 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्यों इशू की जाती है? अब देखिए, इसका जो ताल्लुक है वो बजट से है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि 2-3 बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मेंशन हुआ। यहाँ पे नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व। और यहाँ पे RBI को बाय एंड सेल करना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या आता है, या तो बिल आता है या तो बॉन्ड आता है। बिल सिंपली इसका मैच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर, और बॉन्ड मैच्योर होता है मोर देन 1 ईयर पे। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू ही क्यों करता है? अब देखिए, जो RBI है, RBI बैंक है गवर्नमेंट का भी। ठीक है, जैसे आपका मेरा बैंक SBI, J&K बैंक, HDFC है, वैसे ही गवर्नमेंट का बैंक RBI है। अब हमें लोन की ज़रूरत होती है तो हम SBI के पास जाते हैं, HDFC के पास जाते हैं। गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत होती है तो वो RBI के पास जाते हैं। RBI क्या करता है, इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं और बैंक्स भी कर सकते हैं।
ठीक है। और फ़ायदा क्या है इसको बाय करने का? इसको बाय करने का सबसे जो अच्छा रीज़न है कि पहला तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है, ठीक है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे दिए गवर्नमेंट को, तो जैसे ही मैच्योरिटी का पीरियड आएगा तो आपको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, इसमें क्या है, ट्रस्ट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही है तो आपका लोन कभी भी डूबेगा नहीं, ट्रस्ट है इसमें, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो जो हमारा बजट होता है डेफिसिट होता है। डेफिसिट बजट का मतलब हम जितना खर्च करते हैं उतनी हमारी कमाई नहीं है, ठीक है। हमारी कमाई उतनी नहीं है जितना हम खर्च करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और अर्निंग्स कम। इसको कहते हैं कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रिसीट्स कम हो, इस चीज़ को डेफिसिट बोला जाता है। और जैसे ही डेफिसिट की सिचुएशन आती है, अब गवर्नमेंट अपना बजट तो कम कर नहीं सकती, ठीक है। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू कराती है आरबीआई से। अब इसके दो फायदे हैं। पहला, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी से गवर्नमेंट को लोन भी मिल जाता है। और दूसरा, अगर एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में, ज़्यादा पैसा घूम रहा है मार्केट में, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये बिल और बॉन्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये बिल है ये डिस्काउंट पे ऑफर होता है, इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन बॉन्ड में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिस्काउंट का मतलब, अगर एक बिल है, ठीक है, और ये बिल इसका वैल्यू है 100 रुपीज़, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आप इस बिल को ख़रीदेंगे तो आप सिर्फ 90 रुपीज़ देंगे। और जैसे ही इसका मैच्योर ये इसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, मैच्योरिटी का पीरियड आ जाएगा, तो आपको 100 रुपीज़ दिया जाएगा। इसका मतलब जो आपको डिस्काउंट मिला वो आपको एक तरीके का फ़ायदा था। लेकिन बॉन्ड जो है, बॉन्ड 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये है स्टोरी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप डिटेल में पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही काम होता है। आरबीआई बाय एंड सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बाय कर रही है, ठीक है, अब अगर आरबीआई है और वो कहती है कि हम इशू करेंगे क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका मतलब वो मार्केट से पैसा खींचना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी। अगर आरबीआई यहाँ पे इशू करने का मतलब यहाँ पे सेल कर रही है, अगर आरबीआई बाई कर रही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसका मतलब तब वो पैसा देना चाहती है, इंड्यूस करना चाहती है मार्केट में, और मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से क्या हम रेगुलेट करते हैं, मनी सप्लाई, ठीक है। क्यों? जब हम बाई करते हैं तो हम मनी सप्लाई कम करते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं। और कमर्शियल बैंक क्यों इसको ख़रीदते हैं? कमर्शियल बैंक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो इससे एसएलआर मेंटेन करते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं। और इंडिविजुअल क्यों खरीदता है? क्योंकि ट्रस्ट वर्दीनेस है, भरोसा है सरकार पे कि सरकार चाहे हम लोन किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो लोन कभी भी डूबेगा नहीं, ठीक है। सो एसडीएफ, एमएसएफ और ओएमओज तीनों में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मेंशन आता है। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि रेपो रेट को हम एज ए मेन इंडिकेटर जिसकी वजह से हम बाकी रेट्स को देखते हैं, वो हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ज़रिए देखते हैं,
ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है वो समझिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनका मेन पॉलिसी रेट जो डिसाइड करने का होता है उसको कहते हैं रेपो रेट। इसी रेट से बाकी सब डिसाइड होता है, ठीक है। सो एमपीसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस मेन पॉलिसी रेट को डिसाइड करना, जिसको हम कहते हैं रेपो रेट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आर एमपीसी ने x% रख दिया क्या, रेपो रेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले कि 5% रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। रेपो रेट को एमपीसी ने तय किया x%, जिसको मैं एग्जांपल 5% ले रहा हूँ, तो उसकी हिसाब से जो रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ होगा वो -0.5 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 4.75% होगा रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ, इसी के करीब होगा। और बैंक रेट और एमएसएफ कितना होगा, 5.25%। यानी यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे सो एक्स प्लस, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए, जब हम रेपो रेट से कहाँ जाएंगे, रिवर्स रेपो रेट की तरफ या एसडीएफ की तरफ, तो हम रेपो रेट से -0.25 करेंगे। और जब हम रेपो रेट से कहाँ जाएंगे, बैंक रेट या एमएसएफ जाएंगे, तो हम +0.5 करेंगे, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ देखिए ये जो कॉरिडोर बना है किस किस के बीच में, एम एक्स प्लस 0.25 और एक्स -0.25, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है वो देखिए, एक्स प्लस 0.25 माइनस एक्स -0.25, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया। सो ये माइनस इसको देंगे, ये माइनस इसको देंगे, ये प्लस बन जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, +2.5 +2.5 +0.5। सो ये कॉरिडोर है जहाँ पे क्या है, डिफरेंस आता है, ठीक है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कि लिक्विडिटी को हम कैसे एडजस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। सारा खेल इनका है, ठीक है। सो इन्हीं के हिसाब से जो रेपो रेट है उसके हिसाब से हम बैंक रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ और एक कॉरिडोर बनाते हैं, जिससे जो कैसे बनता है, इसको और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और वो जनरली कितना होता है, 0.5%, ठीक है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कि हम कैसे एक इकॉनमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का मतलब कि अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो कम कैसे करते हैं, और यही तरीका होता है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, प्लान करने के लिए लिक्विडिटी ऑफ एन इकॉनमी, ठीक है। अब यहाँ पे एलएएफ में क्या होता है, ये क्या होता है, ये कॉरिडोर होता है शॉर्ट फंड्स सेल के लिए, जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे जो ये कॉरिडोर बनता है 0.5% का, इसमें हम शॉर्ट टर्म फंड्स को सेल करते हैं। जैसे हम रिवर्स रेपो ऑक्शन और रेपो ऑक्शन का काम करते हैं। जब हमें एब्जॉर्ब करनी हो लिक्विडिटी तो हम रिवर्स रेपो ऑक्शन करेंगे, जब हमें इंजेक्ट करनी हो लिक्विडिटी तो हम रेपो ऑक्शंस करेंगे। और इन दोनों का मैच्योरिटी पीरियड होता है 2 से 14 डेज तक के लिए, ठीक है। लेकिन जो फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स की सेल होती है डेली बेसिस पे होती है, और कॉरिडोर 0.5% का दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हमें एब्जॉर्ब करनी है तो रिवर्स रेपो ऑक्शन, इंजेक्ट करनी है तो रेपो ऑक्शन, और मैच्योरिटी का पीरियड 2 से 14 दिन के लिए होता है, ठीक है। ये याद रखिए, जब भी रेपो रेट चेंज होगा, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफ और रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि रेपो रेट ही डिटरमाइन करता है बाकी रेट्स को, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है आप देख रहे हैं, हम लिक्विडिटी को या तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं, या तो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं, लिक्विडिटी को या तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं या तो इंजेक्ट कर रहे हैं। हर जगह लिक्विडिटी का ही खेल चल रहा है, ठीक है।
अब हम आते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पे। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है? ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। क्यों 2004 में किया गया है, इसकी बैक स्टोरी क्या है वो समझते हैं। 2004 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। आपको पता है, जब हम 1947 में हमने फ्रीडम हासिल की, उसके बाद हमने मिक्स्ड इकॉनमी को चुना। ठीक है, और हमने इकॉनमी को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, क्लोज्ड इकॉनमी में आए। फिर 1991 में जब इकॉनमी क्राइसिस आई तो हमने इकॉनमी को ओपन कर दिया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने इकॉनमी को ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। और जैसी पहला फेज़ था, ज़्यादा तो नहीं आई, धीरे धीरे 2004 में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना अच्छी बात है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर में आता है। ठीक है, सो डॉलर बिकेम वीक एज कंपेयर टू रुपी। क्यों वीक हुआ? क्योंकि डॉलर की प्रेजेंस बढ़ गई। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई, ये अपने साथ डॉलर ले आए। डॉलर ले आए तो डॉलर ज़्यादा हुआ हमारी इकॉनमी में। डॉलर ज़्यादा हुआ तो इसकी वैल्यू वीक हो गई एज़ कंपेयर टू रुपी। और इसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स हमारे गिर गए और इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ गए। ठीक है, और ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करने चाहिए और इम्पोर्ट्स पे कम डिपेंड रहना चाहिए। लेकिन जैसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई, एक्सपोर्ट्स कम हुए और इम्पोर्ट्स ज़्यादा होने लगे। तो इसका सल्यूशन क्या था? इसका सल्यूशन ये था कि आरबीआई मार्केट से डॉलर को खींचे और उसके बदले रुपी, इंडियन रुपी को मार्केट में ले जाए, ताकि ये जो डॉलर है ये वीक ना हो जाए। ठीक है, सो हमने रुपी को क्या किया? मार्केट में डाला, ज़्यादा इसकी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ी। लेकिन हमने डॉलर को स्ट्रॉन्ग तो कर दिया, लेकिन अब रुपी ज़्यादा होने लगी, मार्केट में रुपी ज़्यादा होने लगी तो रुपी वीक हो गया। और जैसे ही रुपी वीक होता है तो इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, इस चीज़ का सल्यूशन तो हमने ढूंढ लिया, डॉलर को हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। लेकिन डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने अपनी रुपी को वीक कर लिया और इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर दिया। अब जैसे ही इन्फ्लेशन ट्रिगर हुई, अब इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढना था। इस चीज़ के सल्यूशन को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने लाया, आरबीआई ने लाया मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है जो मार्केट को स्टेबल करेगा? कैसे? ये क्या करेगा? मार्केट से रुपी को खींचेगा आरबीआई की तरफ, और आरबीआई इस पैसे के बदले उन लोगों को देगी एमएसबी, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। और इसी प्रोसेस को कहा गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्यों? क्योंकि इससे हमें मार्केट को स्टेबलाइज करना पड़ा। यहाँ पे आरबीआई सेल्स एमएसबी टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। ठीक है, आरबीआई क्या करती है? इशू करती है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, ताकि लिक्विडिटी को खींच सके, यानी रुपी को मार्केट से खींच सके। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टेरलाइजेशन, और इस प्रोसेस को बोला गया स्टेरलाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरलाइजेशन? स्टेरलाइजेशन इज द प्रोसेस where RBI sells market stabilization bonds to absorb excess liquidity from the market, okay, which was caused due to, किसकी वजह से? बिकॉज रुपी वीक हो रहा था, और रुपी वीक होने की वजह से इन्फ्लेशन को ट्रिगर हुआ। यानी हमने एक चीज़ का सल्यूशन ढूंढने के लिए दूसरी चीज़ को ट्रिगर किया, और उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने के लिए हमने मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड को जारी किया। ठीक है, क्या है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम? यहाँ पे गवर्नमेंट मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टेरलाइजेशन, ताकि एक्सेस लिक्विडिटी को खींच सके मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सो आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट समझ में आ गए होंगे। हमने
रेपो रेट को डिस्कस कर लिया, हमने रिवर्स रेपो को डिस्कस कर लिया, एसडीएफ, एमएसएफ, ओएमओज को डिस्कस कर लिया, बैंक रेट को और एमएसएस को भी हमने डिस्कस कर लिया। हेलीकॉप्टर मनी मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या है। इन केस ऑफ जब लैक ऑफ डिमांड हो जाती है तो तब क्या होता है, तब जो सेंट्रल बैंक है डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसा देने का काम करती है। उसको हेलीकॉप्टर मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप कुछ ना करते हुए भी आपके बैंक में पैसा आता है, सिर्फ इसलिए कि डिमांड को क्रिएट किया जाए। ठीक है, और डिमांड को क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि इकॉनमी रिसेशन में ना चली जाए। ठीक है, सो आई होप आपको टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, यही डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पूछते हैं। अनकन्वेंशनल टूल्स ज़्यादातर नहीं पूछते। ठीक है, फिर भी मैंने आपको एमएसएस और हेलीकॉप्टर मनी डिस्कस कर लिया है। क्वांटिटेटिव ईजिंग एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे। सो यहाँ तक आपने सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी मॉनेटरी पॉलिसी को देख लिया है, और यहाँ पे हमने मॉनेटरी पॉलिसी को ख़त्म कर लिया है। एक रिवीजन कर लेते हैं एट द एंड। सीआरआर क्या है? इट इज़ ए परसेंटेज दैट द बैंक ऑफ इट्स एनडीटीएल इज़ रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई इन कैश। ये कहाँ पे है? आरबीआई एक्ट 1934 में। ये अमाउंट क्या है अंडर ये सीआरआर? ये कोई इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि ये और एक कॉस्ट बन जाता है क्योंकि ये कैश में रखा जाता है। ये डिसाइड किया जाता है एमपीसी के ज़रिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 2A में आता है। और ये क्या है? परसेंटेज दैट द बैंक ऑफ इट्स एनडीटीएल इज़ रिक्वायर्ड टू कीप विथ इटसेल्फ एज रिजर्व और सिक्योरिटी। और ये हेल्ड किया जा सकता है गोल्ड, कैश या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल या बॉन्ड में, जो कि अब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अमाउंट केप्ट अंडर गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट और वैल्यू अप्रिसिएशन। वैल्यू अप्रिसिएशन कहाँ होता है? बिल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ होता है? बॉन्ड में। बोथ सीआरआर एंड एसएलआर आर मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक्स। क्यों होते हैं? पहला, सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक को मेंटेन करने के लिए और ट्रस्ट को बरकरार करने के लिए। दूसरा, आरबीआई रेगुलेट करती है क्रेडिट क्रिएशन, इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एनडीटीएल बताया और इंटरनल बैंक लायबिलिटी और एक्सटर्नल बैंक लायबिलिटी क्या होती है। उसके बाद रेपो रेट क्या है? ये एक रेट है जहाँ पे आरबीआई लैंड करती है बैंक्स को। ठीक है, इससे क्या होता है? इंजेक्ट होती है लिक्विडिटी। जैसे ही इंजेक्ट होती है लिक्विडिटी, जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, मनी सप्लाई कम होती है। जैसे ही, और इसकी वजह से क्या होती है? हम एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विडिटी। लेकिन अगर रेपो रेट कम हुआ, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सो यहाँ पे क्या होता है? इंजेक्ट कर रहे हैं हम लिक्विडिटी। ठीक है, सो रेपो रेट से आप इंजेक्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं लिक्विडिटी। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जहाँ पर सेंट्रल बैंक या आरबीआई बोरो करता है जिससे कमर्शियल बैंक से, ताकि एक्सेस लिक्विडिटी को खींचा जा सके। ठीक है, बैंक रेट क्या है? ये लॉन्ग टर्म रेट है जहाँ पे आरबीआई बिना किसी कोलेट्रल के लोन देती है बैंक्स को। एसडीएफ क्या है? सिमिलर है रिवर्स रेपो रेट पे, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और आरबीआई एब्जॉर्ब करती है लिक्विडिटी बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ एक्सेस फंड्स विथ आरबीआई। कौन करता है? कमर्शियल बैंक। और ये फैसिलिटी ओवरनाइट है। इसी तरह एमएसएफ भी ओवरनाइट फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाती है और आरबीआई दे सकता है 1% ऑफ एनडीटीएल, जितना उस बैंक के पास है उतना वो ले सकती है। ठीक है, और एमएसएफ हमेशा ऊपर रहेगा रेपो रेट से। ओएमओज में क्या होता है? जब बैंक रेट, एमएसएफ, एलएएफ काम करना बंद कर देता है, तब आरबीआई ओएमओज के साथ आता है और बाय एंड सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओपन मार्केट में, जहाँ पे मेन बायर कमर्शियल बैंक होता है, क्योंकि उसको एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है।
LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैंने आपको बताया कैसे रेपो रेट मेन पॉलिसी रेट है और उसकी वजह से बाकी रेट्स को हम तय करते हैं। और उसके बाद जो एक कॉरिडोर होता है, इस कॉरिडोर में हम क्या शॉर्ट टर्म फंड्स को सेल करते हैं डेली बेसिस पे, एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी और इंजेक्ट करने के लिए लिक्विडिटी। और इन शॉर्ट टर्म फंड्स का मैच्योरिटी का पीरियड 2 से 14 दिन के लिए होता है। एवरी टाइम रेपो रेट चेंज होगा, बैंक रेट, MSF, SDF रेपो रेट सब चेंज होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है। MSS मैंने आपको बताया इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही थी तो डॉलर का प्रेजेंस बढ़ रहा था। डॉलर का प्रेजेंस बढ़ रहा था तो डॉलर वीक होने लगा एज़ कम्पेयर टू रुपी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट गिर रहे थे और इम्पोर्ट्स बढ़ रहे थे। इसका सोल्यूशन RBI ने ढूंढा कि हम डॉलर को खींचे मार्केट से और रुपी को भेजे उसके बदले, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, रुपी का प्रेजेंस बढ़ा, लिक्विडिटी बढ़ी, जिसकी वजह से रुपी वीक हुआ और इन्फ्लेशन आ गया। और इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने के लिए RBI MSB लाई मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसमें स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करके RBI ने सेल किया MSB मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड और खींचा मार्केट से रुपी, ठीक है। सो यहाँ तक हमने देखा ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा सेंट्रल बैंक के बारे में आएगा, RBI के को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।